बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर में आज हम पढ़ेंगे वर्किंग ऑफ हार्डवेयर। इससे पहले हमने पढ़ा था कि हमारे हार्डवेयर के तीन अहम कंपोनेंट हैं, सीपीयू, मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। लेकिन आज हम सीपीयू और मेमोरी के काम करने को समझेंगे। इनपुट आउटपुट डिवाइस को हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो एक बिल्कुल अलग टॉपिक है। तो सबसे पहले देखते हैं आज के टॉपिक्स को। सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ सीपीयू पढ़ेंगे, फिर हम सीपीयू के कंपोनेंट्स को देखेंगे, फिर हम मेन मेमोरी को समझेंगे और सबसे आखिर में सबसे अहम चीज़ कि इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन कैसे होती है। मैंने पहले आपको बताया था कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम का काम सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट करना है, लेकिन आज मैं आपको कह रहा हूँ कि हमारा सिस्टम या हमारा सीपीयू इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। इन दोनों में क्या फ़र्क है और क्या ताल्लुक़ है, इसको भी हम ज़रूर देखेंगे। सीपीयू की टाइप्स कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हमारे पास कॉमन सीपीयू हैं जो कि हमारे मोबाइल फ़ोन और हमारे कंप्यूटर्स में, लैपटॉप, डेस्कटॉप में मौजूद होते हैं। आमतौर पे हमारी टेक्स्ट बुक्स के अंदर इन्हीं सीपीयूज़ को ही एक्सप्लेन किया जाता है क्योंकि ये सबसे कॉमन टाइप है और बाकी जितने भी सीपीयू बनाए गए हैं वो सारे इन्हीं की बेस पर बनाए गए हैं। फिर हमारे पास एक बहुत मशहूर टाइप जो है वो सीपीयू की वो जीपीयू है। जीपीयू ख़ासतौर पे ग्राफिकल प्रोसेसिंग के लिए बनाए गए हैं। जो लोग गेम्स के शौकीन हैं या जो लोग ग्राफिक्स का काम करते हैं उनको इस किस्म के जीपीयू की ज़रूरत पड़ती है। बहुत मामूली सा फ़र्क है सीपीयू और जीपीयू के दरमियान, जिसकी वजह से जीपीयू ख़ास तौर पर डिज़ाइन किया गया है ग्राफिक्स के लिए। फिर हमारे कंट्रोलर्स आ जाते हैं। ये हमारे स्मार्ट डिवाइसेस, टीवी, फ्रिज, इन चीज़ों में लगाए जाते हैं, छोटे छोटे जहाँ पर ऑपरेशन उन्होंने परफॉर्म करने होते हैं। इसके अलावा भी कुछ टाइप्स हो सकती हैं, लेकिन फ़िलहाल हम उनका तज़किरा नहीं करेंगे और कंपोनेंट्स पे चले जाएंगे। 4 कंपोनेंट्स हैं हमारे सीपीयू के: इंस्ट्रक्शन सेट, रजिस्टर्स, क्रिस्टल ऑसिलेटर और बसेस। सबसे अहम, सबसे ज़रूरी और सबसे पहले इंस्ट्रक्शन सेट। हमने कहा कि सीपीयू इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करता है, तो ये समझ लें कि इंस्ट्रक्शन सेट और इंस्ट्रक्शन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। दोनों को मिक्स ना करें, दोनों को एक जैसी चीज़ ना समझें, क्योंकि इंस्ट्रक्शन सेट सर्किट्स हैं और ये बताते हैं कि सीपीयू क्या काम कर सकता है। पुरानी किताबों में बताया जाता है कि सीपीयू दो चीज़ों पर मुश्तमिल है, एएलयू और सीयू। इनफैक्ट दोनों ही इंस्ट्रक्शन सेट में शामिल हैं, यानी कि दोनों ही सर्किट्स पे मुश्तमिल है। दो तरह की मशीन्स हमारे पास होती हैं, एक है रिस्क मशीन और एक है सिस्क मशीन। मैंने भी आपको बताया कि सीपीयू में उसके एएलयू में और कंट्रोल जो हैं दोनों में सर्किट्स लगे हुए हैं जो कि ये बताते हैं कि सीपीयू क्या काम कर सकता है। तो इस रिस्क मशीन में कम इंस्ट्रक्शन सेट होती हैं, सिस्क मशीन में ज़्यादा इंस्ट्रक्शन सेट होती हैं, ज़्यादा सर्किट्स लगे हुए होते हैं। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि रिस्क मशीन बड़े काम नहीं कर सकती। रिस्क मशीन बड़े काम भी कर सकती है। इसमें करना ये होता है कि बड़े ऑपरेशंस को छोटे ऑपरेशन में कन्वर्ट करना होता है। मिसाल के तौर पे आपके सीपीयू में एडिशन का सर्किट लगा हुआ है जो कि एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, लेकिन मल्टीप्लिकेशन का सर्किट नहीं लगा हुआ जो कि मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म करे। तो आप क्या करेंगे कि पहले मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन को कन्वर्ट करेंगे एडिशन के ऑपरेशन में, क्योंकि आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन एडिशन की ही एक फॉर्म है। तो आपकी रिस्क मशीन मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में कन्वर्ट करके एग्जीक्यूट करेगी, जबकि सिक्स मशीन क्योंकि इसके अंदर पहले से सर्किट मौजूद होगा लिहाजा ये डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर देगी। दोनों की अपनी खूबियाँ हैं, दोनों की अपनी खामियाँ हैं। रिस्क मशीन, इसमें कम सर्किट्स लगे होते हैं, ये सिंपल होती है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होती है और ये आसानी से बन जाती है, जल्दी बन जाती है। सिस्क मशीन बड़ी होती है, हैवी होती है, इसके अंदर ज़्यादा सर्किट लगे होते हैं, इसको बनाने पे ज़्यादा ख़र्चा आता है, इसको बनाने में ज़्यादा वक्त लगता है। लेकिन कारकर्दगी के हवाले से सिस्क मशीन रिस्क मशीन से बेहतर है, क्योंकि रिस्क मशीन को पहले प्रोसेस को तोड़ के कई उसमें टुकड़ों में तकसीम करना पड़ता है, फिर कहीं जाके उसको एग्जीक्यूट करता है। सिस्क मशीन मुमकिन है कि उनको फर्स्ट टाइम ही एग्जीक्यूट कर दे। दो तरह की इंस्ट्रक्शन सेट्स हमारे पास हैं, अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन जो कि अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करती हैं, और कंट्रोल इंस्ट्रक्शन जो कि मेमोरी से रीड, राइट और इस तरह के दूसरे काम परफॉर्म करती हैं, वो कंट्रोल इंस्ट्रक्शन कहा जाता है। आप समझ सकते हैं कि अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन सेट असल में एएलयू में होती हैं और कंट्रोल इंस्ट्रक्शन सेट सीयू में होती हैं। और ये सर्किट्स सिलिकॉन के बने हुए ट्रांजिस्टर से बनाए जाते हैं। सिलिकॉन एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मटेरियल है जो कि करंट के वन वे फ्लो को जाने का देता है, यानी कि करंट अगर एक तरफ से फ़्लो कर रहा है तो वापस नहीं फ़्लो कर सकेगा। और ये क्वालिटी बनाती है इसको कि ये लॉजिकल गेट्स बनाए जा सकते हैं इससे। और
इन्हीं लॉजिकल गेट्स को मिलाकर हम आगे अरिथमेटिक के सर्किट्स या कंट्रोल के सर्किट्स डिज़ाइन करते हैं। रजिस्टर्स पर नज़र डालते हैं। रजिस्टर्स हमारे पास मेमोरी लोकेशंस हैं जिनमें हम डाटा को होल्ड करते हैं। ये सीपीयू के अंदर होते हैं। जब कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही होती है उस दौरान जो डाटा रिक्वायर्ड होता है वो रजिस्टर्स में रखा जाता है। 3 तरह के रजिस्टर्स हमारे पास हो सकते हैं: डाटा, एड्रेस, जनरल पर्पस रजिस्टर। यही सीपीयू को डिफरेंशिएट करते हैं। इंटेल के, एएमडी के, आईबीएम के, मिप्स के सीपीयू कैसे डिफरेंट हैं? इन्हीं रजिस्टर्स की वजह से डिफरेंट है। मिसाल के तौर पे मिप्स में सारे के सारे रजिस्टर जनरल हैं, उसके अंदर कोई एड्रेस रजिस्टर, कोई डाटा रजिस्टर नहीं है। कुछ अहम रजिस्टर्स मैंने भी आपको बताया कि बाज़ औक़ात सारे रजिस्टर जनरल हो जाते हैं, जिस तरह के मिप्स में हैं। तो इनफैक्ट ये करैक्टर्स हैं। किसी रजिस्टर को आप रोल दे देते हैं कि आपने ये रोल परफॉर्म करना है। इनमें सबसे अहम रोल एक्यूमुलेटर रजिस्टर का है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप सीपीयू की वर्थ की बात करते हैं तो आप बताते हैं कि आपका सीपीयू 32 बिट है या 64 बिट है। तो असल में जो उसका 62 या 32 है वो असल में एक्यूमुलेटर रजिस्टर का साइज़ है। अगर आपके सीपीयू के अंदर जो एक्यूमुलेटर रजिस्टर इस्तेमाल हो रहा है वो 32 बिट का है, उसकी विड्थ 32 बिट है, तो फिर वो 32 बिट सिस्टम है। और अगर उसके अंदर 64 बिट इस्तेमाल हो रहा है तो वो 64 बिट सिस्टम है। उसके बाद इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, नाम से ज़ाहिर है कि इसके अंदर इंस्ट्रक्शन रखी जाती है। प्रोग्राम काउंटर में आप नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस रखते हैं, ये आगे चलकर हम पढ़ेंगे कि कैसे। फिर मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, हर इंस्ट्रक्शन के साथ एक एड्रेस एसोसिएटेड होता है जिसके ऊपर उसने ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है। तो ये एड्रेस एम रजिस्टर में रखा होगा और फिर आपको थोड़ी देर के लिए कहीं डाटा होल्ड करना पड़ता है तो वो आप रजिस्टर में रखेंगे। आगे चलकर हम एक एग्जांपल भी देखेंगे, लेकिन उसके अंदर का जिक्र नहीं है, तो आपने परेशान नहीं होना। एक बहुत अहम रजिस्टर है और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। वो कैसे काम करता है ये ज़रा डिटेल में देखने वाली चीज़ है। क्रिस्टल ऑसिलेटर सीपीयू के अंदर नहीं होता, सीपीयू के बाहर होता है, लेकिन इसके बावजूद इसका सीपीयू के साथ बहुत अहम ताल्लुक है, क्योंकि क्रिस्टल ऑसिलेटर ही ये बताता है कि सीपीयू ने अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है। क्रिस्टल ऑसिलेटर एक बड़ा दिलचस्प मटेरियल है, ये क्रिस्टल से बना होता है। इसकी क्वालिटी ये है कि इसमें ये इंसुलेटर भी है और कंडक्टर भी है, यानी कि इसके अंदर से करंट गुजरेगा और नहीं भी गुजरेगा। इसका ये करैक्टर यानी कि इसका जो रोल है कंडक्टर का इंसुलेटर का, ये फ्लिप होता रहता है, यानी कि थोड़ी देर के लिए कंडक्टर बनता है फिर उसके बाद थोड़ी देर के लिए इंसुलेटर बन जाता है खुद ही। हमें बाहर से इसको कोई कुछ भी भेजने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ डेट करंट इसके साथ में फ्लिप होना चाहिए, करंट इसमें पास होना चाहिए। अगर करंट पास हो जाएगा तो ये कंडक्टर बनता रहेगा और करंट पास नहीं होगा तो ये इंसुलेटर बन जाएगा। और ये इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम में होता है, यानी कि अगर 1 सेकंड के लिए कंडक्टर है तो अगले सेकंड के लिए इंसुलेटर है, फिर दोबारा कंडक्टर 1 सेकंड के लिए, फिर दोबारा इंसुलेटर 1 सेकंड के लिए, और सो ऑन, ये सिलसिला चलता रहेगा। और 1 सेकंड में जितनी मरतबा ये अपना रोल चेंज करेगा कंडक्टर से इंसुलेटर के दरमियान, तो ये कहलाती है फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी को हम मेजर करते हैं हर्ट्ज़ में। आपने देखा होगा कि आपके सीपीयू हमेशा हर्ट्ज़ में मेजर किए जा रहे होते हैं, जैसे कि 1.0 गीगाहर्ट्ज़ आपकी सीपीयू की स्पीड है, तो असल में आपकी सीपीयू की स्पीड नहीं है, बल्कि वो आपके क्रिस्टल ऑसिलेटर की स्पीड है। इसको हम सीपीयू की स्पीड के साथ इसलिए एसोसिएटेड करते हैं, आपका सीपीयू उसको कब पता चलता है कि उसने नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को उठाना है, जब उसको क्रिस्टल ऑसिलेटर से सिग्नल मिलता है। जब क्रिस्टल ऑसिलेटर कंडक्टर बनेगा, वो करंट पास करेगा, वो करंट आगे सिग्नल की शक्ल में सीपीयू को मिलेगा और सीपीयू फ़ौरन मेमोरी कंट्रोलर को कहेगा कि मुझे अब इंस्ट्रक्शन दो, मैंने एग्जीक्यूट करनी है, और इस तरह उठाएगा और उसको एग्जीक्यूट कर देगा। एक इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट होने का टाइम बहुत कम होता है, जबकि क्रिस्टल ऑसिलेटर ज़रा देर में टिकिंग कर रहा होता है, थोड़ा देर में अपना रोल चेंज करता है, दोबारा नया सिग्नल थोड़ी देर बाद भेजता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन की स्पीड बहुत ज़्यादा है, 3 × 10⁻7 मीटर पर सेकंड, तो वो फ़ौरन ही सीपीयू के अंदर से पास हो जाता है और वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाती है, और बाकी वक्त आपका सीपीयू आराम करता है। अगर आपने टास्क मैनेजर में जाकर अपनी सीपीयू की कारकर्दगी को देखें तो कभी भी वो आपको 50% से ऊपर नहीं दिखाएगा, अनटिल कि हमने बहुत कोई मुश्किल किस्म की इंस्ट्रक्शन उसके ऊपर एग्जीक्यूट कर रखी हों, गेम्स चलाई हुई हैं, तो फिर वो ज़्यादा हैवी प्रोसेसिंग दिखा रहा होता है। वरना आमतौर पे वो आप देखेंगे कि वो 20% के राउंड अबाउट काम कर रहा होता है, यानी कि 80% टाइम जब आपका सीपीयू आराम करता है, फिर उसको सिग्नल मिलता है, फिर वो इंस्ट्रक्शन उठाता है, 20% टाइम लगाता है वो उस एग्जीक्यूशन में,
और इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करके वो आउट कर देता है। बाकी अगला सिग्नल आने तक वो वेट करता है, जब अगला सिग्नल आता है फिर अगली इंस्ट्रक्शन उठाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि सीपीयू की इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन का इन्हिसार आपके क्रिस्टल की स्पीड पर है। फिर बसेस की बात करते हैं। सिस्टम सीपीयू में डाटा जाने के लिए, ले जाने के लिए और वहाँ से लाने के लिए आप गोल्डिंग वायरिंग इस्तेमाल करते हैं। गोल्ड से बनी होती है, सोने से बनी होती है, क्योंकि गोल्ड बहुत अच्छा कंडक्टर है, इसके अंदर रेजिस्टेंस कम है, जिसकी वजह से इसमें पावर डेसिपेशन भी बहुत कम होती है और ये हीटअप भी बहुत कम होता है। और 3 तरह की बसेस हमारे पास हो सकती हैं, डाटा बस, एड्रेस बस और इंस्ट्रक्शन बस। मुख्तलिफ सिस्टम में मुख्तलिफ बसेस होती हैं। ये भी पॉसिबल है कि कोई सिस्टम बनाने वाली कंपनी बसेस की तादाद को कम कर दे ताकि उसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम हो जाए। तो इससे उसकी कारकर्दगी पे बहरहाल असर पड़ेगा। मेन मेमोरी या हमारी रैम लिस्ट ऑफ लोकेशंस हैं। हर लोकेशन 8 बिट्स पे होती है और हर लोकेशन का एक मखसूस इंटीजर नंबर होता है, जिसे हम इसका एड्रेस कहते हैं। और स्टार्टिंग एड्रेस जो है वो 0 होता है, यानी कि अगर आपकी मेमोरी 1 किलोबाइट की है तो इसका मतलब ये होगा कि इसके अंदर 1024 लोकेशंस हैं। पहली लोकेशन का एड्रेस 0 और आखिरी लोकेशन का एड्रेस 1023 होगा। डाटा और इंस्ट्रक्शन दोनों ही मेन मेमोरी में रखी जाती हैं, यानी कि लोकेशन में फ़र्क नहीं होता कि इस लोकेशन में इंस्ट्रक्शन आएगी या इस लोकेशन में डाटा आएगा। मेन मेमोरी का अपना कंट्रोलर होता है जो कि एक्सेशन देता है कि जी आपने डाटा रीड करना है या राइट करना है अकॉर्डिंग टू सीपीयू जिस तरह से काम कर रहा होता है। तो ये अहम चीज़ है इसके हवाले से। उसके बाद मेमोरी की वर्चुअल डिवीज़न होती है। कुछ पार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को मिलता है, कुछ पार्ट ऐप्स को मिलता है और कुछ पार्ट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के ड्राइवर को मिलता है, जैसा कि इस तस्वीर में दिखाया गया है। ये तस्वीर अप टू स्केल नहीं है, यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि ग्राफिक्स को ज़्यादा पार्ट मिला हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम को कम पार्ट मिला हुआ है। मुमकिन है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को ज़्यादा पार्ट मिले, लेकिन बहरहाल ऐप्स को हमेशा सबसे ज़्यादा पार्ट मिलेगा। बाकी जितने भी इसके साथ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, सबके लिए कुछ ना कुछ पार्ट इसने रिजर्व किया हुआ होता है। अब सबसे अहम हिस्से की तरफ, यानी कि इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन की तरफ हम आते हैं। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ फंक्शंस। हमने कहा था कि हमारा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट करता है, और सॉफ्टवेयर खुद क्या है, फंक्शन से मिलकर बना होता है। ये वही फंक्शन है जो कि आप पाइथन में पढ़ते हैं या सी में पढ़ते हैं। पाइथन में डेफ के साथ पढ़ते हैं, सी में आप वाइड मेन वगैरह जो आप फंक्शन पढ़ते हैं। हर फंक्शन मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शन पर मुश्तमिल होता है। यहाँ पर फिर वही चीज़ आ गई कि आपके इंस्ट्रक्शन जो है वो आपके किसी भी सॉफ्टवेयर का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, और हर इंस्ट्रक्शन आगे फिर दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक उसका ऑप कोड है और एक उसका एड्रेस है, जिसके साथ उसका डाटा एलिमेंट एसोसिएटेड है। कंप्लीट फंक्शन उठाकर मेमोरी में रखा जाता है। फ़र्ज़ करें कि आपका एक फंक्शन है, आपने उसको एग्जीक्यूट करना है, वो पूरा फंक्शन मेमोरी में लोड करवा दिया जाएगा। जो इंस्ट्रक्शंस होंगी वो तरतीब से होंगी, यानी कि पहली इंस्ट्रक्शन एक लोकेशन पर होगी, फिर अगली इंस्ट्रक्शन उससे अगली लोकेशन पर होगी। ऐसा नहीं होगा कि दरमियान में गैप्स होंगे, फिर अगली लोकेशन उससे अगली, उससे अगली, उससे, और इस तरह की तरतीब चलती रहेगी। डाटा पार्ट्स ऑफ द फंक्शन। अब साफ है कि फंक्शन में सिर्फ इंस्ट्रक्शन नहीं होती बल्कि उसमें डाटा भी होता है। तो डाटा के लिए मेमोरी जो है वो आमतौर पे इंस्ट्रक्शन के बाद रिजर्व करवाई जाती है। आगे एग्जांपल हम देखेंगे। और सीपीयू आपके मेमोरी कंट्रोलर को सिग्नल भेजेगा कि पहली इंस्ट्रक्शन उसको भेजी है, तो क्या करेगा आपका कंट्रोलर के इंस्ट्रक्शन और उसका एड्रेस दोनों उठाकर आपके सीपीयू को सेंड कर देंगे। सीपीयू क्या करेगा कि इंस्ट्रक्शन को आईआर में डालेगा और उसके साथ जो एड्रेस उसने भेजा है उसको एमएआर में डालेगा, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में डालेगा। उसके बाद सीपीयू जो है वो जो एमएआर के अंदर एड्रेस पड़ा हुआ है उस एड्रेस पे पड़ी हुई वैल्यू को उठाकर कम्युलेटर में डाल देगा। और जब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगी तो प्रोग्राम काउंटर जो है वो ऑटोमेटिकली एक इंक्रीज़ कर जाएगा ताकि अगली लोकेशन का एड्रेस हासिल कर सके। ये प्रोसेस आगे चलकर हम देखते हैं। और फिर जो रिज़ल्ट्स प्रोड्यूस होंगे, अगर आपने उनको मेमोरी में रखवाना है तो फिर उसका एड्रेस मेमोरी लोकेशन में कंट्रोलर जो है वो उसको भेज दिया जाएगा, और कंट्रोलर उसको नई इंस्ट्रक्शन का एड्रेस आपके सीपीयू को भेजेगा, और इस तरह ये साइकिल जो है वो कंटिन्यूसली चलता है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं एडिंग टू नंबर्स की। ये एक सिंपल सा कोड है जो कि पाइथन में लिखा गया है, जिसमें हमने दो नंबर्स को ऐड करना है, ए और बी को, और रिज़ल्ट स्टोर करवाना है सी में। ए की वैल्यू 60 है, बी की वैल्यू 26 है।
सबसे पहले हम इसको कंपाइल करेंगे और असेंबली में कन्वर्ट करेंगे। जी, देखेंगे कि ये हमारा पाइथन का कोड इधर असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गया। इसमें आप देखेंगे 3 चीज़ें हर आप लाइन पे आपको नज़र आएंगी, यानी कि पहले एक नंबर लिखा हुआ है, फिर एक इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है और फिर एक नंबर लिखा हुआ है। ये जो पहला नंबर लिखा हुआ है 10, फिर आगे 11 है, 12, 13, 14, 15 और 16 है, ये हमारी वो लोकेशंस हैं जहाँ पे हमारी इंस्ट्रक्शंस पड़ी हुई हैं। मैंने आपको बताया था कि इंस्ट्रक्शंस तरतीब में रखी जाती हैं, यानी कि जो पहले इंस्ट्रक्शन पहले एग्जीक्यूट होनी है वो पहले रखी जाएगी, उसके बाद फिर अगली इंस्ट्रक्शन, अगली इंस्ट्रक्शन, अगली इंस्ट्रक्शन। तो पहली इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई है 10 पे, उससे अगली इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई है 11 पे, उससे अगली इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई है 12 पे एंड सो ऑन। जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी तो प्रोग्राम काउंटर में 10 चला जाएगा, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में इसकी इंस्ट्रक्शन चली जाएगी लोड असल में यहाँ पे आपको सिर्फ दिखाने के लिए लिखा हुआ है, असल में इसके पीछे एक नंबर होता है जिसको हम ऑप कोड कहते हैं। ये ऑप कोड IR में चला जाएगा और फिर उस ऑप कोड के सामने जो उससे एसोसिएटेड डाटा एलिमेंट है उसका एड्रेस MAR में चला जाएगा, यानी कि 14 का। अब आप देखें तो 14 जो है वो 13 से अगली लोकेशन है जिस पे 60 पड़ा हुआ है। तो आपका सिस्टम क्या करेगा कि जब देखेगा कि ये लोड की इंस्ट्रक्शन है और उसका एड्रेस 14 है, तो क्या करेगा कि 14 नंबर पे पड़ी हुई वैल्यू 60 को उठाकर अकमुलेटर में डाल देगा, यानी कि अब अकमुलेटर में क्या आ गया 60। उसके बाद ये आपकी इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन मुकम्मल हो गई। फिर उसके बाद आपका सिस्टम क्या करेगा कि 10 में एक ऐड करेगा, तो हमारे पास 11 आ जाएगा, ये PC में चला गया। PC के बाद क्या होगा कि इसकी इंस्ट्रक्शन ऐड की IR में चली गई और IR के आगे इस इंस्ट्रक्शन के आगे 15 नंबर मौजूद है, ये 15 इस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस है। अब चूँकि ये ऐड की इंस्ट्रक्शन है लिहाजा ये 26 उठाकर अकामुलेटर में पड़ी हुई वैल्यू के साथ ऐड हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या होगा कि ये 60 और ये 26 आपस में ऐड होकर अकामुलेटर की वैल्यू हो जाएगी तो ये दूसरी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गई। फिर एक और ऐड हुआ, 12 बना, IR में 12 किया, यहाँ पे स्टोर की इंस्ट्रक्शन है और इसके आगे नंबर लिखा हुआ है 16। तो स्टोर की इंस्ट्रक्शन को देखते हुए आपका CPU इस लोकेशन पर अकामुलेटर की वैल्यू उठाकर इस लोकेशन को दे देगा, यानी कि यहाँ पे अब 0 की बजाय 86 आ गया। ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गई। ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद +1 हुआ तो अगली इंस्ट्रक्शन एंड हो गई। एंड का मतलब है कि ये सारा प्रोसीजर जो है वो मुकम्मल हो गया। यहाँ पे एंड लिखना ज़रूरी है, हालांकि यहाँ तक काम मुकम्मल हो चुका है, हमारे पास रिजल्ट 86 जनरेट हो चुका है और वो वापस लोकेशन पे भी पहुँच चुका है। लेकिन इसके बावजूद इसको एंड करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये एंड नहीं लिखेंगे तो आगे ये 60 पे 14 पे चला जाएगा। 14 पे कोई इंस्ट्रक्शन नहीं लिखी बल्कि वहाँ डाटा पड़ा हुआ है। अब ये इंस्ट्रक्शन तो है नहीं, लिहाजा जब ये IR में 60 लोड होगा तो वो उसको एरर डिक्लेयर करेगा और एरर डिक्लेयर करने पे जो है वो हमारा प्रोग्राम बंद हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ आप और करें कि यहाँ पर मैंने वेरिएबल्स लिखे थे लेकिन यहाँ पर मेमोरी लोकेशन है, तो आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली इन वेरिएबल्स को ये मेमोरी लोकेशन असाइन कर देगा। तो ये हमारे पास वेरिएबल की बेसिक डेफिनेशन भी बनती है कि व्हाट इज़ अ वेरिएबल। वेरिएबल इज़ अ मेमोरी लोकेशन। कंप्यूटर में वेरिएबल क्या होता है, एक मेमोरी लोकेशन होती है। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने बहुत अहम बातें पढ़ी कंप्यूटर सिस्टम को समझने के मुतल्लिक। हमने CPU की टाइप्स को देखी, हमने CPU की एग्जीक्यूशन को देखा, बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ी। अगले लेक्चर में हम सॉफ्टवेयर के मुतालिक बात करेंगे कि वो कैसे काम करता है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।